हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे आशा है। और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हम जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दो पार्ट में आपको डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें पहले पार्ट में हमने आपको अकाउंटेंसी को डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ को डिस्कस किया। फिर आपकी अकाउंटेंसी के सेकंड पार्ट को क्लियर किया गया। अब जो है बिजनेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन, ठीक है, बीएसटी के नाम से आप जिसे जानते हैं, इसके हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में आपको 3 लेसन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पहला लेसन है 9 नंबर का व्यावसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस। इस लेसन से हमें ओवरऑल क्या होता है कि जो आपके दो पार्ट होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट से आपको बिजनेस स्टडीज़ में बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से आपको 60% तक का आपका मटेरियल आ जाता है और 40% का जो मैटर है वो लगभग 30 से 40% का जो मैटर है वो सेकेंड पार्ट से मिलता है। पहला पार्ट अति महत्वपूर्ण है, दूसरा पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको आज बताएंगे कि व्यावसायिक वित्त होता क्या है और इसके क्या चरण हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं और इसे प्राप्त करके कंपनी किस प्रकार से अपना व्यवसाय का विकास कर सकती है। तो इस संदर्भ में हम आपको एक केस स्टडी दी गई है, उसको आप स्टडी कर लीजिए। टाटा स्टील आप जानते होंगे। टाटा स्टील एक कंपनी है जो स्टील्स यानी का व्यवसाय करती है, स्टील बनाती है, लोहा बनाती है, ऐसे आप कह सकते हो। उसी क्रम में आपको एक स्टडी दी गई है 2010 के आसपास की। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जैसे कोई कंपनी है उसको वित्त की क्या आवश्यकता पड़ती है, पैसे की क्या आवश्यकता पड़ती है, उसी को उन्होंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे देखिए अधिगम के उद्देश्य दिए गए हैं कि आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो क्या क्या समझेंगे। देखिए व्यावसायिक वित्त का अर्थ जान पाएंगे, उसके बाद वित्तीय प्रबंध का अर्थ समझ पाएंगे, हमारे उपक्रम में वित्तीय प्रबंध की भूमिका क्या होती है इसे समझ पाएंगे, उसके बाद वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी विवेचना कर सकेंगे, वित्तीय नियोजन के अर्थ को समझ पाएंगे, महत्व को समझ पाएंगे, वित्तीय संरचना को समझ पाएंगे। इसके बाद उपयुक्त पूंजी संरचना जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसे आप समझ पाएंगे। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होगा, स्थायी और कार्यशील में। इसके बाद स्थायी और कार्यशील पूंजी को की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को समझेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे कि व्यावसायिक वित्त क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक वर्ड लिखा है व्यवसाय, ठीक है। क्या वर्ड लिखा है? व्यावसायिक, ठीक है। तो व्यावसायिक जो है, व्यावसायिक क्या है? व्यावसायिक व्यवसाय से संबंधित, ठीक है। व्यावसायिक का मतलब है व्यवसाय से संबंधित, ठीक। तो व्यवसाय से यानी बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। इसके बाद वर्ड आया फाइनेंस, ठीक। फाइनेंस का मतलब वित्त, वित्त का मतलब धन, धन का मतलब रुपया। भारत के संबंध में रुपया, पैसा ऐसे कह सकते हो, चाहे वो लाख में हो, करोड़ में हो, कैसे भी। तो हम जब धन की बात करते हैं वित्त की, तो वित्त और व्यावसायिक यानी बिजनेस का रुपया, धन, पैसा, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो व्यवसाय में धन, पैसा, रुपया, क्या अर्थ हुआ कि ये अर्थ ये हो गया कि व्यवसाय में धन की आवश्यकता क्या है। आप समझते हैं, आप जानते भी हैं कि बिना धन के कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। आप देखिए व्यावसायिक
वित्त का अर्थ लिखा हुआ है, व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है, इसे ही व्यवसायिक वित्त कहते हैं। कोई भी क्रिया हो, चाहे वो माल को खरीदना हो या माल को बनाना हो या खरीद करके बेचना हो, कोई भी क्रिया हो, हम यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं तब भी हमें धन की आवश्यकता होती है। तो बिना धन के कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं होता। उसी धन से संबंधित इस लेसन में आप कंप्लीट स्टडी करेंगे कि व्यवसायिक वित्त होता क्या है। अब उन्होंने एक वर्ड दे दिया, वित्तीय प्रबंध। ठीक है, क्या मतलब हो गया? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। ठीक है, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आप समझ पाते। देखो, वित्त से संबंधित आपने क्या सीखा था? फाइनेंशियल में वित्त से संबंधित, धन से संबंधित सभी वित्त के लिए कुछ लागत की आवश्यकता होती है। यह अति आवश्यक है कि इस आवश्यकता की व्यवस्था अत्यंत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया प्रबंध। प्रबंध का मतलब है प्लानिंग, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक, तो ये जो 5 कार्य होते हैं प्रबंध के, इन 5 कार्यों को अगर वित्त पर लागू कर दिया जाए, वित्त से ये संबंधित हो जाए, तो इसको हम कहेंगे वित्तीय प्रबंध, वित्त धन का प्रबंध। इन्होंने क्या कहा कि धन की आवश्यकता है और धन की जो आवश्यकता है उसकी एक लागत होती है। क्या होती? लागत। लागत का मतलब कि धन कोई फ्री नहीं होता, ना ही पैसा कोई आपके पास जो पैसा उपलब्ध है वो मुफ्त में आ गया है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वित्त को पैसे को प्राप्त करना और उसे जीवन में प्रयोग करना, ये सब क्या है? एक प्रकार की कला है। आप समझेंगे कि देखिए यहाँ लिखा है लगभग सभी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता होती है। वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापना में, संचालन में, इससे आधुनिकीकरण, विस्तार करने, विविधीकरण करने के लिए आवश्यक होता है। अतः वित्त एक व्यवसाय के जीवन काल में हर कदम पर आवश्यक है। मैंने भी बताया था कि बिना धन के कोई व्यवस्था नहीं चलती, तो हर समय धन की आवश्यकता है। व्यवसाय के उत्तरजीवन विकास के लिए उपयुक्त वित्त की उपलब्धता अत्यंत निर्णायक होती है। तो इसका जो प्रयोग है बहुत सावधानी पूर्वक करना है। यदि इसका सावधानी प्रयोग नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? व्यवसाय खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर व्यवसाय की कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे व्यवसाय की स्थिर संपत्ति का आकार तथा उसका सम्मिश्रण। स्थिर संपत्ति का मतलब है कि व्यवसाय में ऐसा पैसा विनियोजित जो लंबे समय तक धन के रूप में लगा रहेगा। फिर पैसे को चालू संपत्ति के रूप में भी रखना है, जैसे स्टॉक में रखना है या ऐसी जगह रखना है पैसे को। तो 2 आवश्यकताएं हैं, एक तो स्थिर संपत्तियों की आवश्यकता है, एक दूसरी चालू संपत्तियों की आवश्यकता है। दीर्घकालीन अल्पकालीन वित्तीय राशियों को उपयोग में लाना है। इसके बाद है दीर्घकालीन वित्त का ऋण समता में विभाजन। ये सब जो आवश्यकताएं हैं इसके आधार पर हम वित्त की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को समझेंगे कि वित्तीय प्रबंध करते क्यों हैं। देखो, बेसिकली क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जैसे लिखिए, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स की संपदा यानी वेल्थ बढ़ जाए, वेल्थ में वृद्धि, ठीक। तो हम वेल्थ में वृद्धि यानी टोटल संपत्ति में वृद्धि कैसे करेंगे? जब हम व्यवसाय में अपने धन का प्रयोग, जहाँ से भी धन आपको मिला है उसका बेहतर प्रयोग करेंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा तो अंशधारियों की पूरी ओवरऑल कैपिटल पूंजी बढ़ जाएगी। अब वित्तीय निर्णय क्या होता है? वित्त से संबंधित निर्णय लेना,
उसे कहते हैं वित्तीय निर्णय। वित्तीय संदर्भ में इसका तात्पर्य सर्वोत्तम वित्तीय विकल्पों, सर्वोत्तम विनियोग से है। क्या है, जो हमारे पास धन है, जो पैसा है, उसको उसके विकल्प क्या है, कहाँ से प्राप्त करें और कहाँ लगाएं। विनियोग का मतलब लगाना। इस अर्थ में 3 विस्तृत निर्णय लेने पड़ेंगे आपको। निवेश निर्णय, निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले ये देखो कि पैसे की जो आवश्यकता है वो उसको प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम है ये समझ लेना कि पैसे का प्रयोग कहाँ होगा, उसके लिए ही पैसे की आवश्यकता। वैसे मान लेते हैं वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर एक नई मशीन निवेश करना है, तो एक नई संपत्ति का अधिग्रहण करना, कोई नई शाखा खोलना आदि इसके उदाहरण हैं। इसके लिए पैसे की आवश्यकता हो सकती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पूंजी बजटन निर्णय को प्रभावित, तो इसके लिए भविष्य में जो पैसा लगाना है उसके लिए कैपिटल, पूंजी बजटन निर्णय को प्रभावित करने वाले, देखिए जैसे जब वित्तीय निर्णय होना है यानी पैसा कहीं लगाना है तो आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल बजटिंग, ठीक। बजटिंग क्या होती है, बजट क्या होता है, बजट क्या होता है कि जो भविष्य में हमें पैसा लगाना है उसका एक लेखा जोखा पैसे के संबंध में, उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सब ये शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अधिकतम लाभ की अवधारणा, ठीक। अब है परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह, ठीक है। पूंजी बजटन को प्रभावित करने वाले तत्व, कह रहे हैं कैपिटल जब बजटिंग कर रहे होंगे तो हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला होगा परियोजना का रोकड़ प्रवाह। परियोजना का मतलब है कि जिस प्लान में पैसा जा रहा है, प्लान, ठीक है, उस प्लान में कैश का इनफ्लो यानी जो धन लगाया जाएगा उसमें वो कैसे पैसा आएगा, वापस कैसे पैसा आएगा, आय की दर क्या होगी यानी कितनी उसमें इनकम होती, निवेश कटौती, अंतर्भावितता, ये इन वर्ड दे रखा है कि जो डिसीजन होंगे, जो पैसा लगाया जाएगा उस पर जो रिटर्न आएगा वो क्या होगा, ठीक है। किसी विशेष परियोजना में निवेश का निर्णय करने के लिए अनेक गणनाओं जैसे निवेश की राशि, ब्याज की दर, रोकड़ प्रवाह, आय की दर आदि की गणना करनी पड़ती है। निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन के अनेक तकनीकें हैं जिन्हें पूंजी बजटिंग तकनीकों के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे टेक्निक से यदि कोई डिस्कशन की गई तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। वित्तीय संबंधी निर्णय, तो पहला निर्णय क्या है, पैसा कहाँ पे लगाया जाएगा, दूसरा पैसा आएगा कहाँ से, उसको कहते हैं वित्तीय निर्णय, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन, पहला क्या होता, इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। दूसरा है यह निर्णय दीर्घकालीन स्रोतों से धन प्राप्त करने की प्रमात्रा के विषय में लिया जाता है, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आएगा इस संबंध में उन स्रोतों की बात की जाती है जहाँ से धन जुटाना है, जहाँ से धन प्राप्त करना है, ठीक। तो हम जब धन प्राप्त करने की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ठीक, ये वित्तीय निर्णय होंगे। तो वित्तीय निर्णय धन कहाँ से आ सकता है, वित्तीय संस्था से आ सकता है, ऋण लिया जा सकता है और समता, लोन ले सकते हैं, इक्विटी ले सकते हैं। इक्विटी क्या मतलब है कि जो हमारे अंशधारी हैं जिनसे आपस में जो मतलब मालिक होते हैं वो पैसा लगाते हैं तो उनको हम इक्विटी कह लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक पैसा ये भी आ सकता है फाइनेंस डिविडेंड डिसीजन से, डिविडेंड डिसीजन, ठीक, विद लाभांश निर्णय, क्या कह रहे हैं, लाभांश निर्णय। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे
जो पैसा मिलना है, टोटल पैसे की जो आज मतलब जिन स्रोतों से पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें लोन लिया जा सकता है, समता से पैसा लिया जा सकता है, और डिविडेंड डिसीजंस हो सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन क्या है कि कंपनी जो कमा रही है, ठीक है, जो पैसा कंपनी कमा रही है, उस कमाई को लाभ के रूप में बांटना अथवा अपनी ही कंपनी में पुनः विनियोजित करना, उसको कहते हैं प्रतिधारित आय। एक वर्ड होता है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक, प्रतिधारित आय। तो प्रतिधारित आय का मतलब है कि उस पैसे को हमने खुद धारण कर लिया, उसे व्यवसाय में ही लगा लिया। वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो वित्तीय निर्णय को प्रभावित करेंगी? लागत कितनी है, जोखिम कितना है, प्रवर्तन लागत कितना है, रोकड़ प्रवाह की स्थिति कितनी है, स्थायी संचालन लागतों का स्तर क्या है, और नियंत्रण प्रतिफल क्या है। नियंत्रण प्रतिफल का मतलब है यदि समताधारियों का निर्गमन अधिक मात्रा में कर दिया जाए तो व्यवसाय पर प्रबंध का नियंत्रण ढीला हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इक्विटी अधिक आएगी, ठीक है, तो इक्विटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारा प्रबंधन है, जिन लोगों के मालिकाना हक है, उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं नियंत्रण का ढीला होना। पूंजी बाजार की स्थिति क्या है, व्यवसाय इस समय कैपिटल मार्केट की क्या स्थिति है, ये देखना पड़ता है। फिर लाभांश संबंधी निर्णय आ गए। लाभांश संबंधी निर्णय क्या मतलब है कि कंपनी अपनी आय को कितना लाभांश के रूप में बांटे और कितना स्वयं में पुनर्विनियोजित कर ले, ठीक है, कि भविष्य में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, अगर व्यवसाय में ग्रोथ की आवश्यकता है तो वो पैसा डिविडेंड के रूप में कंपनी नहीं बांटती है और अपने व्यवसाय में ही लगा लेती है। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें क्या है, सबसे पहले उपार्जन, आय क्या है, उपार्जन की स्थिति क्या है, लाभांश का स्थायित्व क्या है, ये देखना होगा, और वृद्धि संयोग क्या है कि भविष्य में ग्रोथ कितनी है। फिर है रोकड़ प्रवाह की स्थिति क्या है, पदाधिकारी अंशधारी की क्या है, और करारोपण नीति क्या है, इस संबंध में देखते हैं, ठीक है। फिर वित्तीय नियोजन, फिर आ जाता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक। वित्तीय नियोजन क्या होता है? वित्तीय नियोजन का मतलब वित्त को सही ढंग से एक ऐसा खाका तैयार करना, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिससे कि उसका प्रयोग सही ढंग से किया जा सके, ठीक है। क्या है वित्तीय नियोजन से तात्पर्य? निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य संचालन से संबंधित वित्तीय ब्लूप्रिंट, खाका स्वरूप तैयार करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं वित्तीय नियोजन। क्या है उदाहरण के लिए, यदि पूंजी बजटन का निर्णय लिया गया तो प्रचालन उच्च स्तर के होंगे, व्यय एवं आगम की राशियों में वृद्धि होगी। वित्तीय नियोजन का प्रक्रिया का अत्यंत उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिसमें परिवर्तन होने की संभावना होती है, ठीक है। फिर इसमें आप पढ़ लेंगे, ये आपके थे बाजार प्रतिधारिता, पूंजी संरचना का पहुंच, कानूनी बाध्यता, सांविधिक प्रतिबंध, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे, आप इस समय जो वित्तीय नियोजन पढ़ रहे हैं, इसी वित्तीय नियोजन के क्रम में लिखा हुआ है कि इस तरह वित्तीय नियोजन निम्नलिखित 2 उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करता है। पहला है निधियों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता को आश्वस्त करना, जो फंड्स हैं वो कहाँ से आएंगे इसको पहले आश्वस्त हो लें, यानी इससे यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती। ये भी देखना है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा क्या पैसा ले लें, उसकी व्यवस्था कर लें। देखिए धन का क्या है, धन ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय नियोजन का शुभारंभ बिक्री के पूर्वानुमान लगाने से होता है। कल्पना कीजिए एक कंपनी आगामी 5 वर्षों के लिए वित्तीय नियोजन करती है। इसका शुभारंभ अनुमानित बिक्री से होगा।
जो आगामी 5 वर्षों में होने वाली बिक्री की आशा की जा रही है। ठीक है, कि कितनी बिक्री होगी, कितना पैसा आएगा, कितना कहाँ खर्च करना है, ये सब। इसके बाद क्या महत्व है इसका, ठीक है, वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है, ये पढ़ लीजिए। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आ गई, पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, क्या होता है पूंजी संरचना? पूंजी संरचना का मतलब है कि जो एक व्यवसाय है उसमें जो पैसा लगा है मोटा मोटा, वो कहाँ कहाँ से मिला है, कहाँ कहाँ से लगाया गया है ला करके। जैसे ऋणों कटौती का मतलब है कि ऋण का वापस करना। ठीक है, इसको कहते हैं ऋणों की कटौती, पढ़ लीजिए। फिर एक होता है डेट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात क्या होता है कि ऋण और क्षमता यानी इक्विटी जो पैसा अपना लगा है, ऋण यानी जो बाहर से लिया है, उसका रेशियो क्या है, उस व्यवसाय में कितना पैसा। देखिए, दो तरीके का पैसा लगता है, एक तो आपकी इक्विटी होती है यानी स्वयं का पैसा, प्लस लोन होता है। ठीक, यही दो सोर्स हैं मेन जिनसे पैसा लिया जाता है। या तो ऋण ले लेंगे, ठीक, और या अपना स्वयं का लगाएंगे। तो इन स्वयं के पैसे और ऋण के पैसे में क्या, जैसे मान लो किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और इसमें से 50 करोड़ रुपए इक्विटी का लगा लिया, ठीक है, और 50 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। तो यही चीज़, इसी को हम कहते हैं रेशियो, यानी 1:1, यानी 1:1 का अनुपात हो गया। इसी को हम कहते हैं ऋण क्षमता अनुपात। समझ पा रहे होंगे? तो ऋण का मतलब है कि खुद का पैसा कितना लगा है और उसमें व्यवसाय का पैसा कितना है। तो ऐसी स्थितियाँ आपकी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल बाहर का पैसा नहीं लगा, तो वो क्या होगी, ब्याज मुक्त होगी। पहली स्थिति जैसे लिखा है कुछ नहीं, ब्याज क्या है, कुछ नहीं। ऐसे इस दूसरी स्थिति में ब्याज क्या है, 1 लाख है। दूसरी तीसरी स्थिति में ब्याज क्या है, 2 लाख है। इसका मतलब यहाँ पे लोन ज़्यादा लिया गया, यहाँ पे मॉडरेट है और यहाँ पे लोन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बताया कि कंपनियां 3 प्रकार की संरचना हो सकती है। एक में केवल इक्विटी लगी है, दूसरे में लोन और इक्विटी दोनों का मिश्रण है, और तीसरे में लोन ज़्यादा है और इक्विटी कम है। किसी व्यवसाय की स्थिति कैसी होगी, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे घटक होंगे। जैसे रोकड़ प्रवाह की स्थिति व्यवसाय की क्या है, रोकड़ कैसे कितना व्यवसाय में आती है और या कितना जाती है। फिर ब्याज आवरण अनुपात क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, ब्याज आवरण अनुपात। ब्याज आवरण अनुपात क्या है, देखिए, एक व्यवसाय में कितना पैसा कमाया जाता है उसके अगेंस्ट में ब्याज कितना देना है, उसको कितने गुना है, उसी को ब्याज आवरण अनुपात कहते हैं। जैसे ब्याज के आभार यानी चार्ज को भुगतान करने के लिए लाभ की मात्रा कितने गुना अधिक है। जैसे मान लो 100 रुपये देना है और लाभ कमा रहे 600 रुपये, ठीक, तो हम क्या मानेंगे कि 6 गुना लाभ है, 6 गुना क्या है, लाभ है, अगेंस्ट किसके, 100 रुपये इंटरेस्ट के। समझ पा रहे हैं? तो ब्याज आवरण अनुपात ये बताता है कि ब्याज देने के लिए व्यवसाय के पास कितने गुना धन होता है, इसी को ब्याज आवरण अनुपात कहते हैं। ऋण सेवा आवरण अनुपात ऐसे होता है कि लोन पर जो ब्याज देना है उसका क्या है, आवरण कितना है। फिर ऋण की लागत क्या है, लोन कितनी रेट पर उपलब्ध है, कर की दर क्या है, टैक्स की रेट क्या है, ठीक है। ऐसे इक्विटी की लागत कितनी है, कि यानी क्षमता जो है। देखिए, आप इक्विटी का मतलब होता है कि जो धन खुद का पैसा लगा, इसका मतलब ये नहीं फिर कि उसको अगर एक डिविडेंड देने की कोई वचनबद्धता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री है, ठीक है, इसकी भी कोई भी पैसा देता है तो उसकी भी लागत होती है। फिर है प्रवर्तन कास्ट क्या है, प्रवर्तन का मतलब है कंपनी प्रवर्तन का मतलब है कंपनी जब बनती है तो उस समय जो खर्चा होता है, ठीक। विभिन्न स्रोतों में वृद्धि करने पर कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं।
जब अंशों तथा ऋणों का जनता में निगमन किया जाता है तो भाई अब इशूइंग कास्ट वगैरह होती है तो ये प्रवर्तन लागत है, ठीक, ये भी होती है। जोखिम की मात्रा देखना पड़ेगा, नियंत्रण देखना पड़ेगा, नियामक का ढांचा कितना है, यानी जो हमारे यहाँ देश में जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, और शेयर मार्केट की स्थिति क्या है, लचीलापन, ठीक। तो ये सब बातें हैं। अन्य कंपनियों का पूंजी संरचना क्या है जो उस प्रकार के व्यवसाय कर रही हैं, ऐसे। फिर स्थायी पूंजी का प्रबंधन, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी यहाँ पे बता रहे हैं। स्थायी पूंजी क्या है? ऐसी पूंजी जो एक लॉन्ग टर्म के लिए स्थायी लगी हुई है तो उसे स्थायी पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो स्थायी पूंजी का प्रबंधन कैसे करें और कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कैसे करें, ठीक। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक हैं, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, ये सब बार बार वही चीज़ें आएंगी, संक्रिया, मापदंड, तकनीकी विकल्प, ठीक, उत्थान। उसके बाद आएगा विकास की क्या प्रत्याशा है, सहयोग का स्तर क्या है, ठीक है, विविधीकरण। अब इसमें आ जाएगी कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी, ठीक, ये वर्किंग कैपिटल होता है, इंग्लिश में वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी का मतलब जो दिन प्रतिदिन संचालन के लिए जरूरत होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले घटक देखो दिए हैं, ठीक है। व्यवसाय में रोकड़ कितनी है, विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ क्या, प्राप्त बिल, देनदार, ये सब क्या है, इन्हीं को कहते हैं कार्यशील वर्किंग कैपिटल, ठीक, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, ठीक। इसमें को पढ़ लीजिए, ठीक, बहुत ज़्यादा आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे, ठीक है। सारांश दिया हुआ, वित्तीय प्रबंध क्या है, वित्तीय प्रबंध उद्देश्य क्या है, वित्तीय नियोजन उसका महत्व क्या है, जो पूरी संरचना उसके कारक क्या है, स्थायी कार्यशील पूंजी क्या है, ठीक। स्थायी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक कर देते हैं जिन्हें आप जरूर से पढ़ लीजिए। देखिए पूंजी संरचना क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो पूंजी है उसमें किन किन स्रोतों का पैसा लगा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पूंजी संरचना। वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य बताइए, ठीक। इसके बाद आएगा लघुतर वित्तीय जोखिम किसे कहते हैं, ठीक। इसके बाद है वित्तीय प्रबंध को तीन व्यापक वित्तीय निर्णयों, ठीक है। तो तीन जो आपको पता है कि पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। फिर है फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिर उसके बाद था डिविडेंड डिसीजंस, ठीक। यही तीन निर्णय थे, उन्हीं को डिस्कस करना। इसके बाद इसमें कार्यशील पूंजी क्या होती है, ठीक है, निर्धारक घटक एक ये तैयार कर लीजिए और एक आप तैयार कर लीजिए पूंजी लॉन्ग टर्म के लिए क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें बनते नहीं हैं, वैसे आप इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। चलिए खैर ये आपको कंप्लीट हुआ लेसन। आप पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। सभी जो PDF हैं आपको दे दी जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसमें जो आपका कार्यशील पूंजी है उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, तो कार्यशील पूंजी को थोड़ा सा पढ़ लेना कि कार्यशील पूंजी का मतलब है कि जो दिन प्रतिदिन व्यवसाय के संचालन के धन की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्यवसाय चक्र क्या होता है? व्यवसाय चक्र का होता है कि व्यवसाय में जो पैसा लगा हुआ है वो किस स्तर से कब कब कितने कितने धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए खैर, थैंक यू।